सोचिए, क्या सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस किसी पूरे देश की कहानी बयां कर सकता है? भारत के संविधान में दरअसल एक ऐसा ही वाक्य है। ये कोई मामूली इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का, हम सबका खुद से किया हुआ एक वादा है। तो आज हम इसी वादे के हर एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। हम, भारत के लोग, बस ये 3 शब्द। जरा रुकिए और इन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐलान है, एक घोषणा है कि आखिर इस देश में असली ताकत किसके पास है। ये वो पहली ईंट है, वो बुनियाद है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियाम्बल को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझ लेना वैसी ही गलती होगी जैसे किसी किताब को बस उसके कवर से जज कर लेना। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे संविधान की आत्मा पता है क्यों कहते? क्योंकि ये हमारे देश के जो भी कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, उनका निचोड़ है। ये वो एक वादा है जो भारत ने खुद से किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना भव्य वादा कर कौन रहा है? इस वादे के पीछे की शक्ति, वो पावर है कौन? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि प्रस्तावना के बिल्कुल शुरुआती शब्दों में ही छिपा हुआ है। यही वो शब्द हैं, हम भारत के लोग। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि असली पावर किसके पास है। कोई राजा नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि भारत के लोग। हम ही संप्रभु हैं। ये संविधान हमारी अपनी रचना है जिसे हमने खुद को ही दिया है। सारी शक्ति यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि वादा कौन कर रहा है, पर वादा है क्या? भारत के लोगों ने खुद को कैसा देश बनाने का वचन दिया? प्रस्तावना हमारे सामने 5 ऐसे शब्द रखती है जो एक तरह से हमारे देश का डीएनए बताते हैं। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत एक आज़ाद देश है। हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या फिर दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते। कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है या नहीं। हम अपने मालिक खुद हैं। अब आता है अगला शब्द, समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। और यहाँ एक मजेदार बात है। पता है, ये शब्द ओरिजिनल प्रियम्बल में था ही नहीं। इसे बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। और ये दिखाता है कि उस वक्त सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर देना कितना जरूरी समझा गया। भारत में समाजवाद का मतलब है लोकतांत्रिक तरीकों से, मतलब डेमोक्रेटिक वेज से समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाना। इसका मकसद ये है कि देश की दौलत सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में न रह जाए, बल्कि उसका फायदा सबको मिले ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। और अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो भारत की पहचान का एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, पंथनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर किसी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है, वो तो है ही, पर इसका एक और बड़ा मतलब है, वो ये कि सरकार का, यानी स्टेट का, अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। हमारे देश के डीएनए का चौथा पिलर है लोकतंत्रात्मक होना, यानी डेमोक्रेटिक। और ये शब्द एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि असली बॉस कौन है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वही है जो हम सब सुनते आए हैं, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। मतलब सरकार को हम चुनते हैं और वो हमारे प्रति जवाबदेह होती है। सारी की सारी शक्ति आखिरकार हम नागरिकों के हाथ में ही है। और इन 5 शब्दों में से आखिरी शब्द जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप को बताता है वो है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। ये शब्द हमें राजशाही से, यानी मोनार्की से अलग करता है। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसका बेटा या बेटी अगला राजा बनेगा। नहीं, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो चुने जाते हैं, किसी राजघराने में पैदा नहीं होते। तो हमने ये तो समझ लिया कि देश का कैरेक्टर कैसा होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, पर सवाल ये है कि ये देश अपने नागरिकों को, यानी हम लोगों को क्या देगा? इसका असल मकसद क्या है? ये अपने लोगों से वादा क्या करता है?
आखिर इन सब बड़े बड़े सिद्धांतों का फायदा ही क्या अगर ये एक आम इंसान की जिंदगी को बेहतर ना बना पाए? तो प्रियम्बल इसका भी जवाब देता है 4 बहुत ही पावरफुल वादों के साथ। प्रियम्बल ये संकल्प लेता है कि हर नागरिक को 4 चीजें जरूर मिलेंगी: न्याय यानी जस्टिस, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समता यानी इक्वालिटी और बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। चलिए एक नज़र इन पर भी डालते हैं। जब प्रियम्बल न्याय की बात करता है तो वो सिर्फ कोर्ट कचहरी वाले न्याय की बात नहीं कर रहा, वो 3 तरह के न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर किसी को वोट देने का, चुनाव लड़ने का बराबर हक हो। समता यानी इक्वालिटी का वादा भी 2 हिस्सों में है। पहला है प्रतिष्ठा की समता यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इसका मतलब है कि हर इंसान की इज्जत बराबर है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। और दूसरा है अवसर की समता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हर किसी को आगे बढ़ने का, तरक्की करने का बराबर मौका मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। तो अब हम पहुंचते हैं प्रियम्बल के आखिरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो उस ऐतिहासिक पल को याद करता है जब इस महान वादे को आखिरकार अपनाया गया, इस पर मुहर लगाई गई। ये तारीख 26 नवंबर 1949, इसे भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यही वो दिन था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस महान दस्तावेज को, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था। इसी दिन आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। और फिर आते हैं ये 3 आखिरी लेकिन सबसे दमदार शब्द: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए इनका मतलब समझते हैं। अंगीकृत यानी हमने इसे अपनाया, वी अडॉप्ट। अधिनियमित यानी हमने इसे कानून बनाया, वी एनैक्ट। और आत्मार्पित यानी हमने इसे खुद को सौंपा, वी गिव टू आवरसेल्व्स। ये शब्द आखिरी मुहर है इस बात पर कि ये संविधान हमारा है। तो सवाल ये है कि इतने सालों बाद आज हमारे लिए इन शब्दों का क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है। ये प्रियम्बल एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, और साथ ही ये एक नक्शे की तरह भी है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। ये एक ऐसा वादा है जिसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि हर दिन, हर पीढ़ी को जीने की और निभाने की ज़रूरत है।